हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डिस्कस करेंगे, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल पोस्ट पर बेस्ड है। स्टैंडर्ड में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस स्टैंडर्ड को सेपरेटली बनाने की नीड क्यों हुई। पोल्यूशन कंट्रोल पोस्ट, जैसे कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो पोल्यूशन क्रिएट होता है। मेनली पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और सैंड पोल्यूशन क्रिएट होता है। हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बना रखे हैं। इस कोस्ट को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और कैसे हमें इसे कोस्ट स्टेटमेंट में दिखाना है, इसके लिए हम ये स्टैंडर्ड आज समझेंगे। इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ये स्टैंडर्ड डील करता है उन प्रिंसिपल्स और मेथड से जिनके बेसिस पर आप पोल्यूशन कंट्रोल कोस्ट को क्लासिफाई, मेजर और असाइन कर सकते हो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट। साथ ही किस तरीके से प्रेजेंट और डिस्क्लोज करना है कोस्ट स्टेटमेंट में। ऑब्जेक्टिव इस स्टैंडर्ड का है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाना प्रिंसिपल्स और मेथड्स में ऑफ डिटरमाइनिंग द पोल्यूशन कंट्रोल कोस्ट विद रीजनेबल एक्यूरेसी। स्कोप, ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उन कोस्ट स्टेटमेंट पर जहां पर आपको पोल्यूशन कंट्रोल कोस्ट को क्लासिफाई, मेजर, असाइन, प्रेजेंट और डिस्क्लोज करने की जरूरत होती है। अब हम समझते हैं डेफिनेशंस को। एयर पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट क्या होता है? जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस। एयर पॉल्यूटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और tend to be injurious to human beings or other living creatures or plants or property or environment। means कोई भी ऐसा एयर पोल्यूटेंट किसी भी फॉर्म में हो जिसके कंसंट्रेशन से ह्यूमन बीइंग और लिविंग क्रिएचर, प्लांट और प्रॉपर्टी के लिए हार्मफुल हो, इंजरियस हो, उसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एनी एयर पोल्यूटेंट। जब एटमॉस्फेयर में कोई एयर पोल्यूटेंट अवेलेबल होगा तो उसे हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन। अब समझते हैं एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग and between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganism and property। environment क्या है? जहां पर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। वाटर, एयर, लैंड या ह्यूमन बीइंग के बीच में या लिविंग क्रिएचर्स के बीच में हो सकती है। इसी तरीके से environmental pollutant क्या होता है? environmental pollutant means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment। ये एयर पॉल्यूटेंट की तरह ही है जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमारे तीन फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में, जिसकी कंसंट्रेशन जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है और ये किसी ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग क्रिएचर के लिए इंजरियस हो जाता है। राइट? अब समझते हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है। जब एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट प्रेजेंस होता है तो उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब समझते हैं पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल मींस द कंट्रोल ऑफ एमिशंस एंड एफ्लुएंट्स इनटू एनवायरमेंट। मतलब हमें क्या करना है, जो पोल्यूशन है उसके एमिशन को कंट्रोल करना है एनवायरमेंट। इट constitutes the use of materials, processes or practices to reduce, minimize or eliminate the creation of pollutants or wastage। आपको क्या करना है? या तो कम करना है वेस्टेज क्रिएट होने को या उसको एलिमिनेट करना है। हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पोल्यूशन को हम पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन एक लिमिट तक उसे मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। सोइल पोल्यूटेंट, सोइल पोल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है जैसे कि कैडमियम, कॉपर, आर्सेनिक, मरकरी, ऑयल and organic solvent which is the source of soil contamination।
है, जब सॉइल में कंटामिनेशन हो जाता है और सॉइल के अंदर आपको कैडमियम, कॉपर, आर्सेनिक कोई मेटल पाया जाता है तो उसे बोलते हैं सॉइल पॉल्यूटेंट। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉइल पॉल्यूटेंट इन द सॉइल। जब कोई सॉइल पॉल्यूटेंट सॉइल में मिलता है तो उसे हम बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन, जो कि हार्मफुल होता है लिविंग बीइंग के लिए। जब हमारा सॉइल के अंदर ये मेटल्स एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं तब सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स सच कंटामिनेशन ऑफ वाटर, जो वाटर के अंदर कंटामिनेशन हो रहा है एक लिमिट से ज्यादा। क्या हो सकता है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और सच डिस्चार्ज ऑफ एनी सीवेज और ट्रेड एफिलेंट और एनी ऑफ अदर लिक्विड, गैसियस और सॉलिड सब्सटेंस इनटू वाटर। राइट, वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? जब कुछ भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, वाटर की चेंज हो रही है, या फिर सीवर का पानी जा रहा है वाटर के अंदर, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, गैसियस या सॉलिड सब्सटेंस इनटू वाटर, उसे हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन। अब समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट, किस बेसिस पर हम मेजर करेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट को। पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट में हम दोनों टाइप की कॉस्ट लेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्पेयर्स, मैन पावर, इक्विपमेंट यूसेज, यूटिलिटीज, resources for testing and certification and other identifiable resources etc. right? और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कॉमन टू वेरियस पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज, जो डिफरेंट टाइप की पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज के लिए कॉस्ट कह रहे हैं कि कॉमन है, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, साथ ही एंड सच लाइक एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, अगर पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट आपकी एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर ही की जा रही है तो उस केस में हम क्या लेंगे? अकाउंटेड फॉर व्हेन इनकर्ड, तभी लेंगे जब वो कॉस्ट एक्चुअल में इनकर होती है, और उस कॉस्ट को हम लेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर मेजरमेंट की जाएगी। अगर फ्यूचर में हमें कोई पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट करानी है, फ्यूचर रेमेडिएशन है या डिस्पोजल कॉस्ट है, तो हम तभी लेंगे जब हमें उसका सर्टेनिटी के साथ पता है, पक्का पता है कि हाँ भाई इन फ्यूचर होगी, अदरवाइज उसको हम पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कंटिंजेंट फ्यूचर रेमेडिएशन। अगर कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट मींस जब कोई सिचुएशन पर डिपेंड होता है कि फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो हम पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट इनकर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, तो कंटिंजेंट को हम अपने पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कॉस्ट ऑफ इन हाउस पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी। अगर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी आपके एंटिटी में ही हो रहा है तो उस केस में हम कौन सी कॉस्ट लेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्पेयर्स, मैन पावर, इक्विपमेंट यूसेज, यूटिलिटी एंड अदर रिसोर्सेज। साथ ही अगर कोई आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर करता है और वो आपकी एंटिटी में आकर कर रहा है तो ये सारी कॉस्ट तो हम लेंगे ही, साथ में क्या लेंगे? जो हम कॉन्ट्रैक्टर को चार्जेस पे कर रहे हैं। ठीक है, और एक केस क्या हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके प्रीमाइस में ना के अपने ही प्रीमाइस में पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट इनकर करता है, तो उस केस में हम इनवॉइस प्राइस लेंगे या फिर एग्रीड प्राइस। एग्रीड प्राइस क्या होता है? जो भी दोनों पार्टीज के बीच में फाइनलाइज हुआ है। ठीक, इसमें से हम ड्यूटीज और टैक्सेस को माइनस कर देंगे, साथ ही ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर लेंगे। एक और केस हो सकता है कि अगर पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसमें आप क्या लोगे? जो भी चार्जेस कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने करी और बाकी मटेरियल के, कंज्यूमेबल स्टोर, स्पेयर्स, मैन पावर, इक्विपमेंट यूसेज, यूटिलिटीज, ये सारे अभी तक हम प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी यही डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉस्ट इंक्लूड होती है। ठीक है, ईच टाइप ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है, इसको हम इन सब की हम अलग कॉस्ट निकालेंगे इफ मटेरियल एंड आइडेंटिफिएबल। राइट, फाइनेंस कॉस्ट हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है, साथ ही इम्प्यूटेड कॉस्ट भी
इस कोस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। प्राइस वेरिएंस, अगर प्राइस वेरिएंस आता है जब हम स्टैंडर्ड कोस्ट से कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल कोस्ट को, तो वो हमारे पॉल्यूशन कोस्ट कंट्रोल कोस्ट का पार्ट बनती है। साथ ही यूसेज वेरिएंस को हम देखते हैं, नॉर्मल रीजन से है तो हम उसे पार्ट बना लेते हैं, अब नॉर्मल रीजन से है तो वो कोस्टिंग P&L का पार्ट बनती है। सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव रिसीव हुई है तो उतने अमाउंट से हम पॉल्यूशन कंट्रोल कोस्ट को कम कर देंगे। ठीक है, अगर कोई पॉल्यूशन कंट्रोल कोस्ट एबनॉर्मल रीजन से हुई है, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया, ठीक है, तो वो हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल कोस्ट का पार्ट नहीं बनती। वो किसका पार्ट बनती है? कोस्टिंग P&L का पार्ट। कोई फाइन, पेनल्टी या डैमेजेस पे करे हैं थर्ड पार्टी को तो वो भी पॉल्यूशन कंट्रोल कोस्ट का पार्ट नहीं होगी। कोई क्रेडिट या रिकवरी होती है तो उतने अमाउंट से हम पॉल्यूशन कंट्रोल को कम कर देंगे। एक हम समझ लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोस्ट। अगर आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है नए प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए या फिर नए मटेरियल के लिए, टू अवॉइड और मिटिगेट पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने के लिए, मान लो आपने कोई नया प्रोसेस बनाया या नया प्रोडक्ट या नया मटेरियल बनाया, तो ये हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती है। इसको हम पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट के अंदर नहीं लेते हैं। इस कॉस्ट को हम अलग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। अब समझ लेते हैं, अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंज हुआ है उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में हम कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो तभी होगा जब लॉ इसकी इजाजत देता है या फिर ऐसा करने से हमारे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है, तभी हम कोई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज करेंगे। असाइनमेंट ऑफ कोस्ट, कोस्ट की असाइनमेंट हम कैसे करेंगे? अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल है किसी कोस्ट ऑब्जेक्ट पर तो डायरेक्टली असाइन कर देंगे। अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है किसी प्रोडक्ट पर बट आर ट्रेसेबल टू अ प्रोसेस, प्रोसेस पर है, विच प्रोसेस, जिस प्रोसेस से पॉल्यूशन होता है, तो हम किस पर असाइन करेंगे? प्रोडक्ट पर, क्योंकि वो प्रोसेस से क्या हुआ है? प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट पासिंग थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, साथ ही डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है तो हम क्या ले रहे थे? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, बेनिफिट रिसीव, हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है इस पॉइंट को। ठीक है, अब समझ लेते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हम कॉस्ट स्टेटमेंट में सेपरेट शेड्यूल बनाकर करेंगे, उसी को करेंगे जो मटेरियल और आइडेंटिफिएबल होंगे। साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल कोस्ट शैल बी प्रेजेंटेड ड्यूली क्लासिफाइड एज फॉलोज। कैसे दिखाओगे आप इसको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट अलग दिखाओगे, इंटरनल और एक्सटर्नल कोस्ट, करंट एंड फ्यूचर कोस्ट, डोमेन एरिया, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन अलग दिखाओगे। साथ ही एक्टिविटी वाइज आपको सारी पॉल्यूशन कंट्रोल कोस्ट अलग दिखानी है। अब हम समझ लेते हैं डिस्क्लोजर, क्या क्या डिस्क्लोज करना है। आपको ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्लोज करनी है, जो भी मटेरियल है, क्वांटिफिएबल है, आइडेंटिफिएबल है, किस बेसिस पर आप कोस्ट ऑब्जेक्ट पर असाइन कर रहे हो पॉल्यूशन कंट्रोल कोस्ट को, वो बेस बताना है। साथ ही अगर स्टैंडर्ड कोस्ट को लिया है तो कोई प्राइस या यूसेज वेरिएंस आया था वो हमें बताना है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल कोस्ट कितनी इन हाउस हुई, कितनी आउटसोर्स की गई, कितना थर्ड पार्टी को पे करा कोस्ट के लिए, पॉल्यूशन के लिए, साथ ही कितना फॉरेन करेंसी में डील हुई पॉल्यूशन कंट्रोल कोस्ट की, कोई सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव मिला या क्रेडिट रिकवरी रिसीव हुई, साथ ही कोई अबनॉर्मल पोर्शन था, पेनल्टी डैमेजेस पे की गई, ये सब आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, आप कैसे डिस्क्लोज करोगे? कोस्ट इनकर्ड ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड एंड टेकन टू रिकंसिलिएशन डायरेक्टली शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अगर कोई कोस्ट प्रायर पीरियड की इनकर करी आपने तो उसको आपको अलग से दिखाना है। जहां पर एस्टिमेट बना रहे हो फ्यूचर कोस्ट टू बी इनकर्ड ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल, द बेसिस ऑफ एस्टिमेट शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। अगर आप फ्यूचर कोस्ट के लिए कोई एस्टिमेट लेके चल रहे हो तो किस बेसिस पर आप एस्टिमेट ले रहे हो उसको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर हमारा कहां पर होगा? कोस्ट स्टेटमेंट में, फुट नोट में या फिर सेपरेट शेड्यूल में। ठीक है, कोई चेंज हुआ है कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, जिस पीरियड का हमने कोस्ट स्टेटमेंट बनाई है तो उसको आपको डिस्क्लोज करना होगा अगर मटेरियल इफेक्ट पड़ा है तो। ठीक है, अगर असर्टेनेबल नहीं है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप
आपको ये स्टैंडर्ड अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट लगता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।